तो चलिए आज चंद्रकांता की दुनिया के एक नए दौर में उतरते हैं। हमारे सामने चंद्रकांता संतति के चौथे खंड से जुड़े कुछ नोट्स हैं और ये कहानी है अगली पीढ़ी की, विरासत में मिली दुश्मनी की और एक ऐसे तिलिस्म की जिसे तोड़ने के लिए दो बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। जी, और ये सिर्फ एक कहानी का अगला अध्याय नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि माता पिता की लड़ाइयाँ कैसे बच्चों की नियति बन जाती हैं। पुराने नायक अब जिम्मेदारियों के बोझ तले हैं और उनके बच्चे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां खतरा सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि धोखे और जादू से भी आता है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये नई पीढ़ी अपने परिवार की इस जटिल विरासत का सामना कैसे करती है। चलिए इस किस्से की परतों को खोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहानी में ये नए चेहरे हैं कौन? कहानी हमें दो नए राजकुमारों से मिलवाती है। पहले हैं चुनार के राजा इंद्रजीत और उनकी पत्नी लाडली के बेटे कुंवर वीरेंद्र सिंह। अच्छा, जो अपने दादा के नाम पर हैं। हाँ जी। और दूसरे हैं आनंद सिंह और इंद्रायणी के बेटे कुंवर देवेंद्र सिंह, जो दोनों ही कहानी के नए केंद्र बिंदु हैं। लेकिन एक बात जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इन बच्चों की उम्र। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ 12 से 14 साल के हैं। हाँ। और इस उम्र में वो कोई राजकुमारों वाली आरामदायक जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि उन्हें अय्यारी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस उम्र में तो बच्चे खेलते कूदते हैं, ये जासूसी और भेस बदलने की कला क्यों सीख रहे हैं? आपका ये सवाल ही कहानी की दुनिया की सच्चाई बताता है। अच्छा, ये दिखाता है कि जिस माहौल में ये बच्चे पल बढ़ रहे हैं वो कितना खतरनाक है। उनके माता पिता जो खुद महान अय्यार रह चुके हैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दुश्मन कभी खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ छिपे हुए हैं। बिल्कुल, सिर्फ छिपे हुए हैं। तो ये अय्यारी की ट्रेनिंग कोई शौक नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये उनके सर्वाइवल की गारंटी है। यानी उनकी परवरिश इस सोच के साथ हो रही है कि शांति एक अस्थायी चीज है और उन्हें हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ होगा। बिल्कुल। और ये तैयारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि एक अय्यार की तरह सोचना सिखाया गया था, जो कि कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। सही बात है। उन्हें सिखाया गया था कि किसी पर भरोसा मत करो, हर चीज पर शक करो और हमेशा अपनी पहचान छिपा कर रखो। सोचिए, एक 12 साल के बच्चे के लिए कैसी परवरिश होगी। उनका बचपन उनसे छीना जा रहा था ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। ठीक यही। और ये तैयारी बेकार नहीं जाती क्योंकि खतरा सामने आता भी है। लेकिन कहाँ से? क्या ये कोई बिल्कुल नया दुश्मन है या इसका कोई पुराना कनेक्शन है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। सोर्स बताता है कि नया विलेन कोई और नहीं बल्कि राजा बलवंत सिंह है। बलवंत सिंह, जो कहानी के सबसे पुराने और बड़े विलेन शिवदत्त का पोता है। अरे वाह! तो ये पारिवारिक दुश्मनी की अगली पीढ़ी है। ये कोई नई लड़ाई नहीं बल्कि दशकों पुरानी जंग का एक नया मैदान है। हाँ, और यही बात कहानी को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बना देती है। ये कहानी का सबसे त्रासद पहलू है। ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं बल्कि एक भावनात्मक बोझ है जो बच्चों को जन्म से ही उठाना पड़ता है। बलवंत सिंह शायद एक अच्छा इंसान बन सकता था, पर वो अपने दादा की हार और अपमान के साए में पला बढ़ा। तो उसकी नफरत उसकी अपनी नहीं, उधार ली हुई है। बिल्कुल, उधार ली हुई नफरत। और यही उसे और भी ज्यादा जुनूनी और खतरनाक बनाती है। वो सिर्फ राज नहीं जीतना चाहता, वो अपने खानदान का खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहता है। और जाहिर है इतने बड़े विलेन के साथ उसका अपना एक माहिर अय्यार भी होगा। हाँ, उसका सबसे भरोसेमंद और चालाक अय्यार है पंडित ज्वाला सिंह। ये जोड़ी कहानी में एक नया समीकरण बनाती है। एक तरफ बलवंत सिंह का जुनून है तो दूसरी तरफ ज्वाला सिंह की बुद्धि और उसका हुनर। और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाते हैं। जी। और उनकी योजना का निशाना कौन बनता है? मुझे अंदाजा है कि वो इन बच्चों के पीछे ही जाएंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। वो इन दोनों राजकुमारों वीरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह को अगवा कर लेते हैं। ओहो! ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि खलनायक भी जानता है कि असली शक्ति और भविष्य इन बच्चों के हाथों में है। अगर नायकों की कमर तोड़नी है तो उनकी अगली पीढ़ी पर वार करना होगा। लेकिन अपहरण की वजह क्या है? क्या ये फिरौती के लिए है या कोई राजनीतिक चाल? वजह इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। सोर्स के मुताबिक उनका मकसद तिलिस्म के आखिरी हिस्से को तोड़ना है। क्या? हाँ, किसी वजह से बलवंत सिंह और ज्वाला सिंह का मानना है कि उस तिलिस्म को तोड़ने की चाबी सिर्फ यही दो बच्चे हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब वो सिर्फ राजकुमार नहीं है बल्कि किसी जादुई रहस्य की कुंजी भी हैं।
ऐसा क्या खास है इन बच्चों में कि एक शक्तिशाली तिलिस्म उनके बिना नहीं टूट सकता? क्या ये उनके वंश की वजह से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहानी धीरे धीरे खोलती है। लेकिन यह अपहरण की घटना इन बच्चों के किरदार को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। वो अब सिर्फ सिंहासन के वारिस नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी शक्ति के केंद्र बन गए हैं जिसे नायक और खलनायक दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। तो अब दांव पर सिर्फ 2 राजकुमारों की जान नहीं, बल्कि तिलिस्म का भविष्य और उससे जुड़ी अलौकिक शक्तियां भी हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ 12-14 साल के 2 बच्चे हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया है, और दूसरी तरफ एक पुरानी दुश्मनी और एक जादुई तिलिस्म का रहस्य। यहाँ से कहानी किस तरह आगे बढ़ती है, ये बच्चे अपनी कैद में क्या करते हैं, और यहीं पर उनकी परवरिश और ट्रेनिंग काम आती है। कहानी उन्हें असहाय शिकार के तौर पर नहीं दिखाती। अच्छा। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और बहादुर हैं। वो कैद में चुपचाप बैठे नहीं रहते, बल्कि अपनी अय्यारी के हुनर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए एक असल जिंदगी की परीक्षा है, जहाँ एक भी गलती का मतलब मौत हो सकता है। हाँ। सोर्स में एक और बहुत ही मजेदार चीज का जिक्र है जो मुझे बहुत पसंद आई। एक तिलिस्मी जंगल जहाँ पेड़ बातें करते हैं। हाँ। ये तो किसी फैंटेसी नॉवेल जैसा लगता है। ये बोलने वाले पेड़ क्या सिर्फ एक जादुई बाधा है, या लेखक इसके जरिए कुछ और कहना चाह रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक स्तर पे ये जंगल कहानी में एक अद्भुत और रहस्यमयी माहौल बनाता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह फंस गई हैं जहां हर पेड़ की आंखें हैं और वो आपस में फुसफुसा रहे हैं। बाप रे! ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मैं उस जंगल में होती और कोई पेड़ मुझसे बात करने लगता तो मैं अयारी भूलकर शायद भागी जाती। ये बच्चों के लिए कितना डरावना रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक गहरे स्तर पर यह जंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। एक अयार को ताले तोड़ने, भेस बदलने और इंसानों को धोखा देने की ट्रेनिंग मिलती है। पर आप एक बात करने वाले पेड़ से कैसे निपटेंगे? सही बात है। यहाँ उनकी सीखी हुई कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी। बिल्कुल, ये उनके साहस, उनके बुद्धि और शायद उनकी दया की भी परीक्षा है। क्या वो पेड़ों से लड़ेंगे या उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? क्या वो दोस्त हैं या दुश्मन? हाँ, ये एक ऐसी चुनौती है जो उन्हें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करती है। उन्हें सिर्फ अपने माता पिता की सिखाई हुई तरकीबों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि मौके पर अपनी सूझबूझ से नई रणनीति बनानी है। ये वो पल है जहां वो सिर्फ अच्छे शिष्य नहीं, बल्कि अपने आप में नायक बनते हैं। ठीक यही बात है। ये जंगल उनके किरदारों को विकसित होने का मौका देता है। ये दिखाता है कि असली खतरा हमेशा इंसानी शक्ल में नहीं आता। कभी-कभी आपको प्रकृति के जादू का भी सामना करना पड़ता है, और उसके नियम इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन सारी चुनौतियों से गुजरने के बाद कहानी का अंत कैसे होता है? क्या बच्चे बच निकलते हैं? क्या विलेन पकड़ा जाता है? ऊपर से तो लगता है कि सब ठीक हो गया होगा। हाँ, अगर हम सतही तौर पर देखें तो अंत एक जीत की तरह लगता है। सोर्स बताता है कि बच्चे छुड़ा लिए जाते हैं और मुख्य विलेन राजा बलवंत सिंह मारा जाता है। अच्छा, तो मिशन पूरा हुआ? एक तरह से नायकों ने दुश्मन को हरा दिया, बच्चों को बचा लिया और पुरानी दुश्मनी की एक और कड़ी को खत्म कर दिया। लेकिन आपके कहने के अंदाज से लग रहा है कि कहानी में कोई लेकिन है, कोई पेच है। एक बहुत बड़ा पेच है। बलवंत सिंह मारा जाता है, लेकिन उसका शातिर, बुद्धिमान और कहीं ज्यादा खतरनाक अयार पंडित ज्वाला सिंह भाग जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कहानी का सबसे अहम बिंदु है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे शतरंज के खेल में आपने राजा को तो मात दे दी, लेकिन दुश्मन का सबसे शक्तिशाली वजीर अभी भी बोर्ड पर मौजूद है। बिल्कुल। बलवंत सिंह तो सिर्फ चेहरा था, असली दिमाग और हुनर तो ज्वाला सिंह जैसे अयार के पास होता है। उसका बच निकलना तो एक बहुत बड़ा खतरा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ज्वाला सिंह सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो उस पूरी साजिश का रणनीतिकार था। उसके पास योजना की सारी जानकारी है, वो नायकों की कमजोरियां जानता है, और अब उसके पास बदला लेने की एक व्यक्तिगत वजह भी है। हाँ, उसका राजा मारा गया है। वो एक छिपा हुआ दुश्मन है, और छिपे हुए दुश्मन हमेशा ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अब तो वो किसी राजा के आदेशों से भी नहीं बंधा है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में हमला कर सकता है। ठीक है, ही बात उसे पहले से ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक बनाती है। बलवंत सिंह की एक पहचान थी, एक राज्य था। ज्वाला सिंह अब एक भूत की तरह है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पहचान नहीं, सिवाय उसके दिल में जल रही बदले की आग के। उसका बच निकलना भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखता है। जी। तो इन सब जानकारियों को जोड़ने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं?
एक तरफ नई पीढ़ी ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली है, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अपने माता पिता की विरासत को संभालने के काबिल हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जीत अधूरी लगती है, क्योंकि असली खिलाड़ी तो हाथ से निकल गया। और ये कहानी हमें विरासत के उसी थीम पर वापस ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। बच्चों ने एक लड़ाई जीत ली है, लेकिन जंग अभी बाकी है। ज्वाला सिंह का जिंदा रहना इस बात की गारंटी है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। विरासत सिर्फ काबिलियत नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली जिम्मेदारियां भी साथ लाती है। वो चक्र अभी टूटा नहीं है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा बड़ी जीत क्या है, एक राजा को मार गिराना, या ज्यादा बड़ा खतरा क्या है, एक शातिर अय्यार को आजाद छोड़ देना। कहानी का अंत असल में किसकी जीत की ओर इशारा करता है, सिंहासन पर बैठे नायकों की या परछाई में छिपे हुए खलनायक की?